ये जो मेजर गौरव वारी हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं नादर साहब, तो ये अपनी महरूमिया इनकी बोल रही होती। इनका तो ये हालत है कि पिछले साल सीपीआई कोर्ट ने इनके एक मेजर जनरल को जो है सजा दी कि उसने 70,000 रुपए रिश्वत ली। कि ये लोग अपने जवानों का राशन बेच के खा जाते हैं और हर दूसरे दिन एक नई वीडियो इनके जवान चढ़ा देते थे कि जी हमें खाने को नहीं मिल रहा, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर भी शामिल हैं। उन पे भी यही इल्जामात थे कि वो जवानों का राशन खा गए। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह के ऊपर नहीं चल रही, वो मान तकवा और जहाद के नारे के साथ अपनी नौकरी सर अंजाम देते हैं। सांबा स्कैंडल इनका इनका पूरा का पूरा एक ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड, तमाम बटालियन अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करी थी पैसे के एवज। अभी जिस फौज का ब्रिगेड कमांडर और जिस फौज का सीईओ पैसे के एवज अपनी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक एनिमी आर्मी को बेच रहा है, तो उसकी क्या हालात होंगे। क्या कि अभिनंदन जब यहाँ पे आए और वो पकड़े गए तो उनको जो लोग हैंडल कर रहे थे उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि अभिनंदन जब जा रहे थे तो हमने उनको पैंट कोट वगैरह लेके दिया और जो बूट लेके दिए। तो वो बंदा इतना खुश हुआ कि इतनी अच्छी क्वालिटी के बूट, इतनी अच्छी क्वालिटी की ट्राउजर्स और कोट, और वो साथ उसने ये भी कहा यार मुझे अफसोस ये है कि जब मैं उधर जाऊंगा वो लोग मुझसे ये ले लेंगे। जनरल बिपिन रावत जब इंडियन आर्मी चीफ बने तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को इंडियन आर्मी के अंदर पॉलिटिक्स घुसाने का मौका दिया। इंडियन आर्मी को इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए। सबक हमने इनको सिखाया 1999 कारगिल वॉर में। हमारी एक जवान के पीछे इन्होंने अपने 30 जवान गवाए। टाइगर हिल्स तो इन्होंने वापस हमसे ली, लेकिन हमने .5353 आज दिन तक इनको वापस नहीं किया। चाहिए अगर नहीं पता तो गूगल कर लें, .5353 आपको पता चल जाएगा कारगिल किसने जीता था। अभी पाकिस्तान आर्मी के अंदर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद हैं। लेकिन अतर साहब, वो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो एक पूरा मैकेनिज्म होता है। इन्होंने जनरल बिपिन को एक दफ्तर और 4 स्टाफ अफसर दे के बैठा दिया वहां पे। आर्मी चीफ जो है जनरल नरवाने, वो कोई और ऑर्डर देते हैं कोर कमांडर्स को। सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत, वो कोई और ऑर्डर देते हैं। अभी जो कोर कमांडर नीचे बैठा हुआ है वो कंफ्यूजन में है कि मैं किसकी सुनूं। अतर साहब, जिस अफसर का आप नाम ले रहे हैं मेजर गौरव वारिया, उसने नौकरी कितनी की है जो उसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी का पता हो। इंडियन आर्मी बजाते खुद जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं वो इसको मानते ही नहीं है डिफेंस एनालिस्ट। वो इसको अपनी वो समझते हैं शर्मिंदगी है हमारे लिए। एक चीज इसके अंदर बड़ी क्लियर है कि चाइनीज वहां से जाने के लिए नहीं आए। बीजेपी के लीडर्स और बड़के मार रहे थे बहुत बड़ी बड़ी कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं चलने देंगे। चाइनीज जो गलवान वैली पे आके बैठे हैं और ये यहीं बैठे रहेंगे और यहां से वापस नहीं जाएंगे। सो द इंडियन आर्मीज कैपेबिलिटी to threaten China-Pakistan economic corridor has been drastically curtailed. Not even curtailed, but it has been finished, in fact. जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होते हैं। मेजर गौरव आर्या साहब, उन्होंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तानी कौम से एक तरह से खिताब किया। उनको कहा कि आपकी फौज बड़ी करप्ट है और उनको वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, आपके मुल्क को लूट रही है। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज मैंने जहमत दी है डिफेंस एनालिस्ट और पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर मेजर आदिल राजा साहब को। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू अतर साहब फॉर द इनविटेशन अगेन जी। सर, प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म है आप लोगों के ऊपर, वो करने के बजाय अक्सर जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है इस तरह का कि जी ये बिजनेस कर रहे हैं, ये पैसे बना रहे हैं। कभी ये नहीं वो करते प्रोफेशनली इनमें ये डेफिशिएंसी है, प्रोफेशनली इनमें ये कमजोरी है, इनका जो सिस्टम है वो प्रोफेशनली ठीक नहीं है। तो ये इस किस्म का क्रिटिसिज्म क्यों हर वक्त आता रहता है, खुसूसन कुछ लोगों की जानिब से, कि जी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पैसा बना रही है और वो बड़ी करप्ट है। अतर साहब, बात यह है कि प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म तो ये कर, क्योंकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पाकिस्तान आर्मी की ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज्ड है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है और इस बात का जो सबूत है वो ये है कि हमारे ऑफिसर्स पूरी दुनिया में जाके, विच इंक्लूड्स यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, पढ़ाते हैं उनकी आर्मीज को एज इंस्ट्रक्टर्स। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर तो कोई शक किसी किस्म का है ही नहीं। अब जहां तक बात है ये जो मेजर गौरव वारिया जिसका आपने नाम लिया और इस तरह के जो
लोग हैं जो शोर मचाते हैं कि जी ये करप्ट हैं। वो मैंने इनकी कोई वीडियो सुना कि इन्होंने कुछ दिन पहले हाल ही में एक वीडियो की है जिसके ऊपर ये पाकिस्तानियों से डायरेक्ट मुखातिब हैं। इनका ख्याल है कि जिस तरह इनकी अवाम जो इनके बीजेपी के भक्त जो बेवकूफ हैं उसी तरह पाकिस्तानी भी बेवकूफ होंगे। ऐसी बात नहीं है जनाब, पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं। हमारे तो थड़े पे बैठा हुआ एक बंदा जो है वो भी सियासत जानता है इनकी। तो ये असल में जो जब इस हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं नादर साहब, तो ये अपनी महरूमियां इनकी बोल रही होती हैं। ये इनकी महरूमियां है। इनका तो ये हालत है कि पिछले साल सीपीआई कोर्ट ने इनके एक मेजर जनरल को जो है सजा दी कि उसने 70,000 रुपए रिश्वत ली थी। और इनके ये हालात वाकयात हैं, इनके ऑफिसर्स के इतने बुरे हालात हैं कि आप देखें कि ये लोग अपने जवानों का राशन बेच के खा जाते हैं और हर दूसरे दिन एक नई वीडियो इनके जवान चढ़ा देते थे कि जी हमें खाने को नहीं मिल रहा। और इन्होंने उसका हल क्या निकाला कि बजाय उनको खाना देते, इन्होंने उनके मोबाइल फोन ही जब्त कर दिए और बाय ऑर्डर मोबाइल फोन जो है वो इंडियन आर्मी से इन्होंने खत्म कर दिए। कैमरे वाले इन्होंने जी कैमरास वाले स्मार्टफोन सारे के सारे उनसे सीज कर लिए। तो ये इनकी महरूमियां बोलती हैं अतर साहब असल में। ठीक। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया कि आपने जवानों का ये राशन खा जाते हैं, और आपने एक केस का भी जिक्र किया। अगर कुछ साल हम पहले पीछे जाएं तो 2006 में इनकी पार्लियामेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसमें बताया गया कि 13 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं, वो करप्शन में मुलविस हैं। उसमें कुछ नेवी के ऑफिसर भी थे और उसमें भी ये केस था। उन पे भी यही इल्जामात थे कि वो राशन में जो है उन्होंने खुर्द-बुर्द की और वो जवानों का राशन खा गए। और इसी तरह पिछले साल एक केस हुआ जिसमें 5 ऑफिसर को सीबीआई ने चार्ज किया। उसमें एक कर्नल शामिल थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल थे, और उन पे भी यही इल्जामात थे कि वो जवानों का राशन जो है वो बेच के खा गए। तो इनको क्या ये कैश इतनी डिप्राइव्ड है, ये इतनी डिप्राइव्ड आर्मी है कि इनकी पे एंड पर्क्स जो हैं वो इतनी कम है कि इनके अफसरान जो हैं वो जवानों का राशन खा रहे हैं, और उसकी और जो पाकिस्तान आर्मी को जो पे मिलती है या जो कोई पर्क्स मिलती हैं या कोई आपको बेनिफिट्स मिलते हैं सर्विस के एवज, उसको ये कंफ्यूज करते हैं कि ये करप्शन है। अतर साहब इसमें मैनेजमेंट की सारी बात है। पाकिस्तान आर्मी के पास क्योंकि अपनी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है और उनके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। मैंने देखा कि आपने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया, फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं और इतने प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं और इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपने जो मैन पावर है उसको फैसिलिटेट करती है और उनकी पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन के ऊपर खास तवज्जो देती है। अब इंडिया के अंदर इस किस्म के हालात नहीं हैं। इनका आप देखें कि इनके जो पेंशनर्स हैं वो रोडों के ऊपर निकले, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर, और उन्होंने जो है वो नेशन वाइड स्ट्राइक्स की जिसका हिस्सा ये जिन मेजर साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, मेजर गौरव आर्या, वो भी थे। और इन्होंने रोडों के ऊपर निकल के अपने हक के लिए आवाज उठाई और बड़े ही मुश्किल के साथ बड़ा रोना धोना मचा के इनकी जो वन रैंक वन पेंशन की जो दरखास्त है वो मोदी जी ने कबूल की। पाकिस्तान में आप देखें कि इस साल कोई पेंशन के अंदर इंक्रीज नहीं हुई और अक्सर औकात पेंशन पे एंड पेंशन के अंदर इंक्रीज नहीं होती, लेकिन आपको इस किस्म की जो डीमोटिवेशन है वो पाकिस्तान आर्मी में नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह के ऊपर नहीं चल रही, वो ईमान, तकवा और जहाद के नारे के साथ अपनी नौकरी सरअंजाम देते हैं। और अभी एक फोर्स जो है जो सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि पैसे की खातिर लड़ना चाहती है तो वो तो मर्सनरी फोर्स रही, और इनकी हालत जो है वो मर्सनरी फोर्स जैसी ही है। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि ऑब्वियसली कि एक जज्बे के तहत वो चलते हैं और इसी वजह से हमें इस तरह के केसेस यहाँ पे नजर नहीं आते। एक और केस मेरे जहन में आ रहा है कि 2018 में 83rd बीएसएफ बटालियन के जो कमांडर थे, जीबू डीश मेरे ख्याल में शायद उनका नाम था, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया कि वो वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे और वहां से वो लोगों से पैसे लेके बंगाल से अपने मुल्क के अंदर लोगों को घुसा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो अब एनआरसी वगैरह ये लेके आए, इसलिए कि बांग्लादेश से ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में आ गए, वो इंडियन नेशनल्स नहीं है, इस वजह से हम ये जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है ये लेके आए ताकि उन बंगालियों को हम यहां से निकालें। तो बेसिकली वो इन्फिल्ट्रेशन कराते रहे। यही हालत अब ये इल्जाम ये पाकिस्तान पे लगाते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कराता है, दूसरे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कराता है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी
वो जब आप रोटी नहीं देते तो हो सकता है कि वो खाने के एवज ही लोगों को अंदर घुसा देते हो, चाहे कश्मीर से या कहीं और से। तो ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना, आप समझते हैं कि इनकी अपनी करप्शन को बंद करने के बजाय ये उल्टा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं? आपकी लाखों आर्मी वहां खड़ी है, तो इन्फिल्ट्रेशन हो रही कैसे है? अतर साहब, ये तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के तहत सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और उसकी हकीकत के अंदर कख भी नहीं होता। इनके अपनी हालात आपने वेस्ट बंगाल का बताया, मैं आपको कश्मीर की बात आपको अच्छे तरीके से याद होगा, सांबा स्कैंडल इनका इनका पूरा का पूरा एक ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर ब्रिगेड कमांडर, तीनों सीओज, 2 ICs और कंपनी कमांडर और तमाम बटालियन अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करी थी पैसे के एवज। ये इनकी हालत है और उनको इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ा और उसके बाद ये अभी रिसेंटली इनके ऑफिसर्स जिनको सजाएं हुई, वो लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने चैलेंज किया मिलिट्री कोर्ट का वर्डिक्ट के उनको स्केपगोट बनाया गया। असल जो इसके अंदर जो मेन जो मोहरे थे, जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे और जो हमें खबरें दे रहे थे, वो इनके ब्रिगेड कमांडर बजाते खुद, इनके बटालियन कमांडर, सीओज और इनके हाईएस्ट जो इनकी पूरी बटालियन की चेन ऑफ कमांड है, वो सारी की सारी इन्वॉल्व थी। और इन्होंने टिपिकल फैशन के अंदर स्केपगोट बनाते हुए जो है कुछ अपॉइंटमेंट, जो कि कम लोग नहीं थे, 50 लोगों को इन्होंने कोर्ट मार्शल किया और उनको जो है सजाएं दी इन्होंने बड़ी लंबी लंबी, 14 साल, 15 साल, 17 साल इन्होंने उनको सजाएं दी, उनको जेलों में बंद कर दिया। और उन लोगों ने निकल के ये केस टेकअप किया कि असल लोग तो जो थे वो इनका हाईएस्ट लेवल, अभी जिस फौज का ब्रिगेड कमांडर और जिस फौज का सीईओ पैसे के एवज अपनी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक एनिमी आर्मी को बेच रहा है, तो उसकी क्या हालात होंगे, क्या वाकयात होंगे। तो ये तो शुरू से इनका यही हाल चला आ रहा है जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल आपने जिक्र किया। ऑब्वियसली लगता है ऐसे ही है कि कोई मतलब कि कैश स्टार्व्ड किस्म की ये आर्मी है, इनको वो सहूलतें नहीं दी जाती जो इनको मिलनी चाहिए, जो इंडियन गवर्नमेंट को इनको देनी चाहिए, उस तरह की सहूलतें इनको नहीं मिलती। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बजट भी मिलता है इनको, इनका बजट तो नोन है और पैसे भी इनको जरूर मिलते हैं, लेकिन ये जो इनके खमीर के अंदर लालच है ना, जो इनकी साइकोलॉजी का हिस्सा है, वो लालच इनसे सारे के सारे काम करवाती है। ये बात प्लीज जहन में रखिएगा। यहाँ पे फिर दोबारा फर्क आ जाता है जज्बा ईमानी का और पैसों की खातिर एज अ मर्सनरी आर्मी लड़ने का। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, जो हमने लद्दाख में देखा, तो इसमें आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो मिलिट्री इनकी प्लानिंग थी या जो मिलिट्री इनके चेन ऑफ कमांड था, उसकी फेलियर था कहीं ना कहीं? अतर साहब, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑसेंट से जो चीजें बहुत वाजे होती हैं और जिसका एनालिसिस करना बहुत आसान है, क्योंकि इस चीज के सबूत जो हैं वो मौजूद हैं ओपन सोर्स के ऊपर। वो ये है कि आप देखें कि जनरल बिपिन रावत जब इंडियन आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इंडियन आर्मी के अंदर पॉलिटिक्स को जो है घुसाने का मौका दिया। ये जो बीजेपी के घुसपैठिए इंडियन आर्मी के अंदर आए ना, और उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ इंडियन आर्मी। देयर आर मेनी ब्रेव ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी एज वेल, जो जनरेशन सोल्जर्स इंडियन आर्मी के अंदर और जो लड़ना जानते हैं, जो मरना जानते हैं, लेकिन उन लोगों की कॉस्ट के ऊपर बीजेपी ने अंदर घुस के इंडियन आर्मी के, ये घुसपैठिए जो बीजेपी के हैं, इन्होंने उनको पॉलिटिसाइज कर दिया। तो उस पे हुआ क्या कि इनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हुए। एक दूसरा, अतर साहब, इनकी इंटेलिजेंस जो है वो एक तो जो गलवान वैली ऑपरेशन, लद्दाख ऑपरेशन है, वो इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अभी उस इंटेलिजेंस फेलियर के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि इनके पास अपनी सैटेलाइट इमेजरी जो है इतनी अच्छी हाई क्वालिटी है, ऑन रिक्वेस्ट अपने एलाइज से मांगते हैं, इनके पास खुद मौजूद नहीं है, whereas the Chinese side have got their own satellites and they share it real time with Pakistan. दूसरा, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है क्योंकि इनकी कमजोरियां मौजूद हैं इनकी मटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस की वजह से, और इनको खरीदा जा सकता है। हर किसी का मैं नहीं कहता, लोग होते हैं दरमियान में, सोल्जर्स होते हैं, सोल्जरिंग करना जानते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसे लोगों की मौजूद है जिनको बड़े आसानी से खरीदा जा सकता है। तो चाइनीज ने खरीदा होगा और इंटेलिजेंस जो है उसको आगे
उसके अंदर कोई ब्लॉकेड जानबूझ के इन्होंने लगाई होगी, हेडक्वार्टर्स को नहीं बताया गया होगा कि चाइनीज किस हद तक वहां पे पहुंच गए हैं और कितना ज्यादा उनकी जो है कंसंट्रेशन वहां पे हो चुकी है, किस किस्म की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। तो इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर एट वेरियस लेवल, एंड देन अबव ऑल इट वाज अ कमांड फेलियर, बिकॉज जो आपने बात की कि बगैर वेपन्स के इन्होंने हाइट्स कैप्चर करने के लिए अपनी फोर्स को भेज दिया। तो अतर साहब, एक जो लेफ्टिनेंट होता है ना, सेकंड लेफ्टिनेंट जो कमीशन लेके आता है, उसको भी पता होता है कि एनिमी अगर हाइट के ऊपर बैठी हुई है ना, तो हाइट पे बैठा हुआ एनिमी नीचे से आते हुए एनिमी के ऊपर हावी है। ये इन्होंने सबक हमने इनको सिखाया 1999 कारगिल वॉर में, जब हम लोग ऊपर बैठे हुए थे। हमारी एक जवान के पीछे इन्होंने अपने 30 जवान गवाए। 1:30 का रेशो था, क्योंकि ये लोग हाइट के ऊपर हमसे कैप्चर करना चाहते थे आके टाइगर हिल, और जिसकी वजह से इन्होंने हमारे ऑफिसर्स की साइटेशन लिख के भेजी, और इनकी साइटेशन पे हमारे ऑफिसर्स को निशाने हैदर मिला। लेकिन फिर भी वो एक अलग टॉपिक है। हमने चले कारगिल टाइगर हिल्स तो इन्होंने वापस हमसे ली, लेकिन हमने .5353 आज दिन तक इनको वापस नहीं किया। और हिंदुस्तानियों को इस चीज को देखना चाहिए। अगर नहीं पता तो गूगल कर लें, .5353, आपको पता चल जाएगा कारगिल किसने जीता था और आज तक कारगिल के ऊपर किसका कंट्रोल है। कमिंग बैक टू लद्दाख, क्योंकि कारगिल के साथ ही लद्दाख का सेक्टर है। लद्दाख में जो इनका कमांड फेलियर था, वो प्लानिंग के अंदर इनका फेलियर हुआ। ये जो पोलिटिसाइजेशन की मैंने बात की आपसे अतर साहब, जो इन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर लेके आए जनरल बिपिन रावत, और उसके बाद फिर जो दूसरा मामला हुआ वो ये हुआ कि जनरल बिपिन रावत को उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से उसको जो उसका रिवॉर्ड के तौर पे उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया गया। और ये एक अपॉइंटमेंट है जो आज तक इंडियन आर्मी में मौजूद नहीं थी। अभी पाकिस्तान आर्मी के अंदर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद हैं, ज्वाइंट सर्विसेज कमांडर होते हैं, बड़ी आर्मीज के अंदर ज्वाइंट फोर्सेस कमांडर होते हैं, ज्वाइंट चीफ यूएस आर्मी के अंदर हैं। लेकिन अतर साहब, वो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो एक पूरा मैकेनिज्म होता है, वो एक पूरा हेडक्वार्टर होता है, वो पूरा पैराफर्नेलिया होता है, जिसके तहत ये कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्राई सर्विसेज का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। इन्होंने जनरल बिपिन को एक दफ्तर और 4 स्टाफ अफसर देके बिठा दिया वहां पे, और जो है जनरल बिपिन को वो शौक है अपनी जो है ना वो कैब टेढ़ी करके जो है विजिट करने का और परेडें करने का, और उन्होंने कहा जी मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गया हूं। हुआ क्या, ग्राउंड के ऊपर इनकी कमांड के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होगी। आर्मी चीफ जो है जनरल नरवाने, वो कोई और ऑर्डर देते हैं कोर कमांडर्स को, सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत, वो कोई और ऑर्डर देते हैं। अभी जो कोर कमांडर नीचे बैठा हुआ है वो कंफ्यूजन में है कि मैं किसकी सुनूं, पॉलिटिकल बॉस की सुनूं जनरल बिपिन रावत की, या आर्मी चीफ की सुनूं। इस कंफ्यूजन के अंदर इन्होंने अपने जो हैं 20 लोग भी मरवाए, अपने 20 जवान मरवाए, इंक्लूडिंग फुल कर्नल इन्होंने मरवाए। और ये प्लानिंग फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था, और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। और अब लोग ये बैठ के बातें करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ठीक। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि ऑब्वियसली अभी भी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, 15-14 जहां पे ये झड़प हुई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां से चाइनीज आर्मी वापस नहीं गई है, वो वहीं पे बैठी हुई है। लेकिन मेजर गौरव आर्या हैं जो हमारे दोस्त हैं, ऑब्वियसली लगता है ऐसा ही है कि पूरी इंडिया में सबसे बड़े डिफेंस एनालिस्ट वही हैं और वही समझते हैं मिलिट्री की जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह है। तो वो तो ये कहते हैं कि वहां पे हमारी फतह हो गई है और हमने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया है। क्या आप उनसे एग्री करेंगे कि इंडिया ने जिस तरह अब तक हैंडल किया है पोस्ट दैट, वो जो थोड़ा सा जो झड़प हुई थी उसके बाद, और मिलिट्री जो स्ट्रेटेजी है वो इंडिया की वहां पे अच्छी थी या अब बेहतर है? अतर साहब, जिस अफसर का आप नाम ले रहे हैं मेजर गौरव आर्या, लोग तो इंडियन आर्मी में कहते हैं कोई कैप्टन था, ये ऑनरी रैंक है मेजर। उसने नौकरी कितनी की है जो उसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी का पता हो? जुमा जुमा 8 दिन तो उसने नौकरी की है, 8 साल उसने पूरे नहीं किए इंडियन आर्मी के अंदर, और वो डिफेंस एनालिस्ट बन के बैठ गया और इस तरह की जजमेंट्स दे रहा है। इंडियन आर्मी बजाते खुद जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो उनके जो तगड़े ऑफिसर हैं, वो इसको मानते ही नहीं है डिफेंस एनालिस्ट। वो इसको अपनी वो समझते हैं शर्मिंदगी है हमारे लिए। वो बातें सिर्फ कर रहा है भक्त के सरों के ऊपर बैठ के,
और बेवकूफ बनाना चाहता है अपने लोगों को। तो बेवकूफ बनाया हुआ जिस तरह मोदी ने बनाया हुआ, इस तरह ये बेवकूफ उन्हीं लोगों को बना रहा है। और इसकी दाल वहां पे गलती कोई नहीं है। देखें, जहां तक तल्लक है गलवान का, तो एक चीज इसके अंदर बड़ी क्लियर है कि चाइनीज वहां से जाने के लिए नहीं आए। चाइनीज वहां पे परमानेंट फैसिलिटी बना के गलवान वैली पूरी क्लेम करके वहां पे बैठे हुए हैं। क्योंकि अतर साहब, आपको याद होगा कि इस वाकये से पहले बीजेपी के लीडर्स हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपनी चेस्ट बीटिंग कर रहे थे और बड़के मार रहे थे बहुत बड़ी बड़ी, कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, ये हमारा इलाका है, हम सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं चलने देंगे। चाइनीज ने ये सारी चीजें जो हैं जहन में रखते हुए गलवान वैली के ऊपर आके बैठे हैं। आप देखें कि जो इनको इंग्रेस है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, और द ओनली वे दे कैन कट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज थ्रू सियाचिन, जो इनका सब सेक्टर नॉर्थ है। सब सेक्टर नॉर्थ जो है उसको जितनी भी लॉजिस्टिक चेन है वो बाय एयर जाया करती थी। इन्होंने ये रोड बनाई, दौलत बेग ओल्डी डीआरडीओ जो इनकी रोड है, ये रोड इन्होंने बेसिकली अपना एमएसआर मेन सप्लाई रूट इन्होंने अपना जो है वो डेवलप किया। और ये मेन सप्लाई रूट अगर अनचेक छोड़ दिया जाता तो इंडियन आर्मी के पास ये कैपेबिलिटी यकीनी तौर पे मौजूद हो सकती थी कि वो किसी भी वक्त इंग्रेस करते और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काटने की कोशिश कर सकते थे। चाइनीज जो गलवान वैली पे आके बैठे हैं और ये यहीं बैठे रहेंगे और यहां से वापस नहीं जाएंगे। इन्होंने इफेक्टिवली इंडियन आर्मी की मेन सप्लाई रूट, जो ग्राउंड सप्लाई रूट है सब सेक्टर नॉर्थ को, जो सियाचिन को इनका ग्राउंड सप्लाई रूट है, वो इफेक्टिवली काट दिया है। और it is under the direct fire of the Chinese army, and at their जी will and wish, any time they can disrupt the MSR. So the Indian Army's capability to threaten China-Pakistan economic corridor, Gilgit-Baltistan, or Pakistani side of Kashmir has been drastically curtailed. Not even curtailed, but it has been finished, in fact. ठीक 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 ठीक। मेजर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। आखिर में बस मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि पहले भी जिक्र हुआ कि इंडियन आर्मी के हवाले से, तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि अभिनंदन जब यहाँ पे आए और वो पकड़े गए तो उनको जो लोग हैंडल कर रहे थे उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि अभिनंदन जब जा रहे थे तो हमने उनको पैंट कोट वगैरह लेके दिया और जो बूट लेके दिए। तो वो बंदा इतना खुश हुआ कि इतनी अच्छी क्वालिटी के बूट, इतनी अच्छी क्वालिटी की ट्राउजर्स और कोट, और वो साथ उसने ये भी कहा यार मुझे अफसोस ये है कि जब मैं उधर जाऊंगा वो लोग मुझसे ये ले लेंगे। तो ये हालत है इनके अफसरान की। तो एनीवे, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर साहब।